Okay, model analysis is actually an analysis type of Ansys जिसके अंदर हम structural dynamic capabilities को investigate करते हैं. Solution phase में analysis type के अंदर static की एक option आ रही होती है, transient की option आ रही होती है और एक model की भी आ रही होती है. तो हम अब ये model analysis को investigate करते हैं how that is related to your model. मैकेनिकल वाइब्रेशन का प्रश्न लास्ट टाइम भी पूछा था. मैं फाइनली स्टूडेंट्स को पढ़ चुके हैं, ये पढ़ ली है और थर्ड ईयर वाले थर्ड ईयर के भी हैं कुछ यहाँ पे उन्होंने नहीं पढ़ा. मॉडल एनालिसिस इज एक्चुअली यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल डायनामिक characteristics of any material or any component. अभी structural dynamic characteristics जो है ये actually तीन है. One is natural frequency. Second one is mode shape, and third one is modal damping ratio. Modal analysis actually analysis है जो कि structural dynamics identification करके देता है characteristics की. और structural dynamics के अंदर हमारे पास तीन सब headings हैं. One is natural frequency, second one is mode shape, and third one is modal damping ratio. अब natural frequency क्या होती है? Anybody can answer. जिन्होंने vibrations पढ़ ली. What is meant by natural frequency? अगर हम लोग किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें उसके बाद उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो नेचुरली जिस फ्रीक्वेंसी से वो बॉडी मूव करती है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. फिजिकल फिनोमेना क्या है? एक मतलब पंप या मोटर रन कर रही है तो उसमें फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? उसके अंदर जिस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रही है अगर सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट जिस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रही है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी. अगर वहां पे हमने रेजोनेंस को ऐड करना हो थोड़ा सा रिवर्स हो गया. नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात में सब लोग बहुत क्लियर है. इट इज अ प्री डिक्लेयर्ड रिस्पांस ऑफ अ सिस्टम वंस इट इज इनिशियली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और वहां तक तो छोड़ते हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी से पेंडुलम या बॉडी वाइब्रेट कर रही है दैट इज कॉल्ड एज टाइम फ्रीक्वेंसी. प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे फॉर टेक लाइक दिस कि एक मोटर है रन कर रही है. अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज A/m. दिस मींस किसी भी बॉडी का अगर कोई मास मौजूद है या स्टिफनेस मौजूद है तो उसकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी. हमने बात स्टार्ट की थी मोटर से. मोटर एक फिजिकल एंटिटी है, उसका मास भी है, उसकी डेंसिटी भी है, उसकी स्टिफनेस भी है. डेफिनेटली उसके स्ट्रक्चर की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी होगी. एग्री? अब उस मोटर को रोटेट करना है एट सम आरपीएम. वो 1800 आरपीएम हो सकते हैं, वो 2000 आरपीएम हो सकते हैं, व्हाटसोएवर. तो रोटेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? रेवोल्यूशंस पर मिनट आरपीएम. इसको आप डिवाइड कर दें 60 से तो वो क्या बनेगा? रेवोल्यूशन पर सेकंड. एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड इज एक्चुअली हर्ट्ज. Hz. दिस मींस कि जो रोटेशनल पार्ट है दैट इज आल्सो फ्रीक्वेंसी. अब एट एनी पॉइंट अगर मॉडल की जो स्ट्रक्चरल फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी का नाम दिया वो रोटेशन स्पीड जो है जो कि एक और फ्रीक्वेंसी है इनसे कहीं मैच कर जाए तो व्हाट विल बी गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे? रेजोनेंस. रेजोनेंस में क्या होगा? क्योंकि हैवी एक्सेसिव वाइब्रेशन है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, मशीन वाइब्रेट करेगी और मेनी मोर वेरियस. एनीवे वी नीड टू अवॉइड रेजोनेंस. ऐसे कि अब रेजोनेंस से वर्क करने का तरीका क्या है कि आप वो जो स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी है और स्पीड है वो जो मैच हुई है उनको आप मिसमैच में कन्वर्ट करें. एग्री? या तो आप उसकी स्पीड वेरी कर दें और अगर स्पीड वेरी नहीं हो सकती तो स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी वेरी कर दें. ऐसे ही स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी होगी उसका या आप स्टिफनेस चेंज कर दें या मास चेंज कर दें तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी.
लेकिन इससे पहले आपको फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करना, ये फ्रीक्वेंसी लाई कहाँ पे कर रही है, इसको आपने मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कहाँ से होगी, इट विल बी थ्रू मॉडल एनालिसिस। समझ में आया सीक्वेंस ऑटोमेशन स्टार्टेड। मेजर प्रॉब्लम इज रेजोनेंस को किस तरह वर्क करना है, कोई सी दो फ्रीक्वेंसी जो मैच हुई है उनको मिसमैच में कन्वर्ट किया। मिसमैच में कन्वर्ट किसी को नहीं होगा, जब आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी लाई कहाँ पे कर रही है, वो पता कैसे चलाना है, इस थ्रू मॉडल। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है DOF, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इससे क्या बता दूं, मैं शायद ये बताया भी था आपको, स्टेट अप्लाई करते हुए ऐसे ही है, रिवाइज करें व्हाट इज मेंट बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सर मिनिमम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो है हमें किसी बॉडी की कंप्लीट मोशन को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है। सही है, तो वो कितनी होती है सर 6 तकरीबन होती है, वैसे तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली बेसिक 6 ही होती है, वो कौन 6 होती है, इसमें 3 ट्रांसलेशंस हैं, UX, UY और UZ, 3 ट्रांसलेशंस आ गए, और 3 इक्वेशंस RX, RY एंड RC। इसका मतलब है वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है और 3 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, कोई भी एक फिजिकल बॉडी। अब आइडियली वी आर हैविंग 6 degrees of freedom for any rigid body, but practically we are having infinite number of degrees of freedom for any body that exists in this universe. कैसे? Let's take this example: UX, UY, UZ, RX, RY and RC. Let's suppose एक body है जो कि X डायरेक्शन में 10 यूनिट्स मूव कर रही है, Y में -5 यूनिट्स मूव कर रही है, Z में पॉजिटिव 15 मूव कर रही है, X के अबाउट 30 डिग्री रोटेशन है, Y के अबाउट 90 डिग्री है, Z के अबाउट -270 है. So it combination of these 6 parameters is defining 1 degree of freedom. And you can well imagine if we can have an infinite number of combinations of these 3 translatory and 3 rotary parts. ऐसे ही हम यहाँ पे infinite number of combinations ले सकते हैं. जब infinite number of combinations होंगे, in other words, what does that mean? We should be having infinite number of degrees of freedom. और infinite degree of freedom अगर मौजूद है, तो किसी भी सिस्टम की infinite number of natural frequencies मौजूद होंगी. समझ आया कि ऊपर से बदल गया? भाई समझ आइए कि ऊपर से बदल गई है? समझ आइए? अब ये पार्ट समझ आया, इसमें हम कॉम्बिनेशन डेवलप कर रहे हैं. मेरे ख्याल ये भी बहुत क्लियर है कि किसी भी बॉडी को आप अनलिमिटेड टाइम के अंदर मूव करवा सकते हैं. एग्री? और जितनी मूवमेंट्स होंगी उतनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी. अब प्रैक्टिकली ये कैसे, इसका मतलब क्या है? लेट्स स्टडी दैट. ये तो बात सारी प्रैक्टिकल होगी. लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिकल पार्ट. हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम है जो कि हमने मॉडल किया था. सबसे पहले एनालिसिस परफॉर्म किया. अब मॉडल एनालिसिस सॉरी ये कैंटिलीवर बीम जो है, it is having a mass, it is having dimensions will calculate the volume and volume will calculate the stiffness. The stiffness और mass दोनों मौजूद है, means we can have its natural frequencies. अब इस बीम को हम once again infinite number of ways में move करवा सकते हैं. So we are having infinite number of natural frequencies. Let's suppose वो फ्रीक्वेंसीज आ रही है. पहली फ्रीक्वेंसी आई इसकी 10 हर्ट्ज पे, दूसरी आई
25 हर्ट्ज पे, तीसरी आई 30 हर्ट्ज। हमने सिर्फ पहले 3%। अब कोई और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी रोटेशन हो सकती है या एनीथिंग, अगर उसकी भी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज पे आ जाए तो क्या होगा? रेजोनेंस का रिजल्ट क्या निकलेगा? एक्सेसिव वाइब्रेशन या एक्सेसिव मूवमेंट। ऐसे ही अब उस एक्सेसिव मूवमेंट का पैटर्न क्या होगा? वी कॉल इट एज मोड शिफ्ट। ठीक है, लेट्स सपोज पहली फ्रीक्वेंसी इस बीम की जो है दैट इज 10 हर्ट्ज। आपने इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर दी जो कि उसकी भी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो ये बीम वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब वाइब्रेट करते हुए इसकी मोशन किस तरह की होगी? लेट्स अज्यूम कि पहली फ्रीक्वेंसी अगर हिट हो तो इसकी फर्स्ट ऑर्डर बेंडिंग में डिफ्लेक्शन होना शुरू होगा, मतलब ये बेंड हो रहा है ऊपर नीचे समथिंग। इसी तरह अगर सेकंड फ्रीक्वेंसी हिट हो जाए, कोई ऐसा फोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है और वो एक्साइट हो जाए, तो अब पैटर्न जो है मूवमेंट का वो डिफरेंट होगा। मे बी अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर बेंडिंग है। इसी तरह इफ वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, तो शायद थर्ड के ऊपर थर्ड फ्रीक्वेंसी पे वी आर हैविंग मच मोर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ठीक है, वो क्या रहा है? हम फ्रीक्वेंसीज को एक्साइट करवाते जा रहे हैं और हर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोड शेप, जो कि पैटर्न ऑफ मूवमेंट है इससे भी बढ़ वो बदलता जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कंक्लूड कर दी, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने कंक्लूड कर दी, दे आर आल्सो इनफाइनाइट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतने ही उसकी मोड शेप। अब मोड शेप एक मोशन का पैटर्न है, उस मोशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा? दैट इज मोडल डैम्पिंग रेशियो। ये पहली फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज की हिट करे, फर्स्ट क्वार्टर बेंडिंग में बीम मूव करेगा, तो उसकी डिफ्लेक्शन होगी कितनी? दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय मोडल डैम्पिंग रेशियो। जिन लोगों ने वाइब्रेशन पढ़ ली हुई है उनसे मेरा क्वेश्चन है कि डैम्पिंग क्या होगी? सारे जवाब आपने देने वाले लोग, आप बताओ, आप बताओ व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग? यस, बैठे 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 एक किताबी बात है ना, एक्चुअली बताओ असल कहानी क्या है? एब्जॉर्ब। मोटर बाइक सारे चलाते हैं, मोटर बाइक में शॉक लगी होती है, क्या है? दे एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, और आपको बाइक पे बैठे हुए वाइब्रेशन बहुत कम फील होती है बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग। तो एक्चुअली डैम्पिंग क्या कर रही है? ये वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को कंट्रोल कर रही है। काम तो डेफिनेटली करेगी, बट इट इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज कंट्रोलिंग द वाइब्रेशन। तो अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हिट हुई, मॉड पहला फर्स्ट बेंडिंग पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया। अब उसके अगेंस्ट मूवमेंट का एम्पलीट्यूड कितना है ये गवर्न कौन करेगा? इट विल बी डैम्पिंग रेशियो, और ये वैल्यू इसकी फॉर्म में होता है। वी मे हैव 0.3 डैम्पिंग रेशियो, 0.4, 0.5। डैम्पिंग रेशियो को हम ऐसे सिंबल से याद करते हैं। ये सिंबल क्या है? हाँ, जीटा।
और सीटा क्या होता है? इट इज अ, ये क्या चीज है? डैम्पिंग वर्सेस, इसमें कितनी हमारे पास कैटेगरीज आती हैं? पहली सब कैटेगरी क्या है? पहला क्या होता है इसके अंदर? ओवर डैम्प सिस्टम, दूसरा है अंडर डैम्प सिस्टम, और तीसरा क्या है? क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। ऐसे ही तो ये डैम्पिंग की फर्दर तीन टाइप्स है। ओवर डैम्प सिस्टम आ गया, अंडर डैम्प और क्रिटिकली डैम्प। मोशन किस केस में पॉसिबल होगी? ओवर डैम्प सिस्टम में मोशन होगी। वजह क्या है? डैम्पिंग एटलीस्ट इतना ज्यादा मौजूद है कि इट इज नॉट अलाउइंग अ बॉडी टू, ठीक है। क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में क्या होगा? इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द अप्लाइड फोर्स। तो मूवमेंट किस में पॉसिबल होगी? यहाँ पे डैम्पिंग की वैल्यू कम है और वाइब्रेशन की वैल्यू ज्यादा है, ओनली देन सिस्टम कैन वाइब्रेट। तो एक्चुअली मॉडल डैम्पिंग रेशियो इज रिलेटेड टू अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि ये विद दिस और बैकग्राउंड इसको हमने अब इस्तेमाल कैसे करना है। इसको प्लीज अपने माइंड में बहुत क्लियर करें। कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्यूटी, एनीथिंग जो हमने सीक्वेंस स्टार्ट किया फ्रॉम रेजोनेंस, रेजोनेंस से हमने ये कंक्लूजन निकाला। रेजोनेंस का उसी वक्त डिवाइड कर सकते हैं जब हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता, एग्री, वो पता कहाँ से चलना है? कहाँ पता चलेगा? मॉडल एनालिसिस। मॉडल एनालिसिस क्या करता है? इट इज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उनमें कौन सी चीजें शामिल हैं? वी आर हैविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मोड शेप और डैम्पिंग रेशियो। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट करती है? डिग्रीज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। प्रैक्टिकली किसी बॉडी की कितने हैं? 6 है, और प्रैक्टिकली दे आर इनफाइनाइट। So we can have infinite number of degrees of freedom and infinite number of natural frequencies. अब natural frequency is in the form of digits, और हर frequency के against एक pattern of movement define हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? It is a mode shape. वो first order bending हो सकता है, second order bending है, third order bending है, या twisting mode हो सकता है, या swaying mode हो सकता है, anything can happen, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गई, पैटर्न मोड शेप का डिफाइन हो गया, उसका एम्पलीट्यूड कितना है? दैट इज एक्चुअली मॉडल डैम्पिंग रेशियो। और इसमें हमारे पास सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ओवर डैम्प, अंडर डैम्प और क्रिटिकल डैम्प। मोशन कहाँ पॉसिबल होगी? अंडर डैम्प में। सो इन अदर वर्ड्स मॉडल डैम्पिंग रेशियो इज गवर्निंग फॉर अंडर डैम्प सिस्टम्स, ठीक हो गया। विद दिस बैकग्राउंड लेट्स रन अ सिंपल मॉडल एनालिसिस इन एनसिस, ताकि आपको पता चल सके कि ये किस तरह ये चीजें आप आइडेंटिफाई करें, ठीक हो गया। अब सारी आइज जो है वो प्लीज मल्टीमीडिया पे हो ताकि आप इसको देख सकें। यहीं से ऑन होगा? हुआ नहीं वैसे, देखो हो गया। Ansys Workshop, बस ठीक है। ये नोट कर लिया सब में, रब कर दो इसको।
मैं सिर्फ बेसिक एनालिसिस से स्टार्ट करूंगा, दैट इज जस्ट अ बीम. अब बीम क्यों स्टार्ट में लिया जाता है? इट इज बिकॉज के इसकी इक्वेशंस बड़ी सिंपल हैं और मूवमेंट्स बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड है. तो लेट्स बिल्ड अप अ बीम. स्ट्रक्चरल प्रेफरेंस आ गई. एलिमेंट टाइप कौन सा आएगा जी, बताइए. सॉलिड व्हाट? मटेरियल प्रॉपर्टीज कौन सी आएंगी? क्या वैल्यू आएगी ई की? लेट्स टेक इट इन मिलीमीटर्स. 210 एक्सपोनेंट 3. और ये पॉइजन रेशियो क्या होगी जी? बस ये मैं एनालिसिस करवा के ये फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर मैं आता हूँ. तो 5 मिनट लगेंगे बस, नॉट मोर देन. पॉइजन रेशियो कितनी है जी? 0.3. डेंसिटी क्या आएगी? -9. ठीक हो गया. लेट्स बिल्ड अप. क्या डायमेंशन लेनी चाहिए? एक्स लोकेशन 0 आ गई, वाई 0 आ गई. विड्थ कितनी आएगी इसकी? 25 मिलीमीटर. हाइट और डेप्थ कितनी है? 500. सो वी गॉट अ कैंटिलीवर बीम अवेलेबल नाउ. अब अगला पार्ट क्या होगा? मैशिंग. मैश, वॉल्यूम, मैप. ओके, हमने अभी तक मैप के ऑप्शन यूज की है, फ्री की नहीं की. ऐसा ही है. लेट्स टेक फ्री. कैन यू सी द डिफरेंस? यू हैव नो कंट्रोल ओवर द मैश. और यहाँ पे अब इसने जो है वो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन लेते हुए आपको मैश कर दिया. बट वी एक्चुअली रिक्वायर, हमें क्या चाहिए? वी नीड अ ब्रिक मैश. याद है फर्स्ट 4 टाइप्स जो हैं, ठीक है, कौन कौन सी थी बताओ? पहली कौन सी थी एलिमेंट टाइप? 1D. लंप्ड मैश था सबसे पहले. भूल गए हो सारा कुछ? पहली एलिमेंट टाइप कौन सी थी? पहली कौन सी है? लंप्ड मैश. सेकंड कौन सी है? लिंक, बीम या पाइप. थर्ड कौन सी है? शेल. चौथी कौन सी है? सॉलिड. ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, प्लीज डोंट फॉरगेट देम. तो यहां से हमने देखा था कि सॉलिड जो एलिमेंट है उसमें वी हैव टू ऑप्शंस. वन इज अ नाइस ब्रिक शेप एलिमेंट एंड सेकंड वन वाज एन ऑर्डिनरी ट्रायंगुलर एलिमेंट. So we are not happy with this. I will be remeshing it. Mesh, mapped. पहले क्या पिक किया था? free. Now we are going for map. 4 to 6 sides पिक किया और इसको आपने, what is asking? Some of the picked volumes are already meshed. Do you want to remesh them? Yes, we want. तो ये अब आपके पास एक brick form में mesh आ गया. अब चीजें कुछ साथ साथ और सीखते हैं. I am not happy with the divisions along the axis. और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ. I am not happy with the divisions on the corner. I want to increase them. कभी भी मेथड सीख लें कि मैश को आपने कोर्स या रिफाइन किस तरह करना है. ये भी अभी तक हमने नहीं की. ऐसे कि प्लॉट लाइंस पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको डिवीजन नजर आ रही है. आई होप यू कैन सी. थोड़ा सा लाइट का इशू है मेरा ख्याल. यू कैन सी. मैं कहता हूं कि यार ये जो आई विल गो इनटू द साइज कंट्रोल. साइज कंट्रोल के बाद मैनुअल साइजिंग. और मैनुअल में किसकी साइजिंग करनी है? मुझे लाइंस की. और पिक करनी है ये चारों लाइंस 1, 2, 3 एंड 4. और इसका साइज में रख देता हूं कितना बताओ? लेट्स टेक इट 20. 20 रख दें. ओके. अब ये साथ ही इनका साइज छोटा होगा, लेकिन ये लाइन का साइज छोटा हुआ है. मैश अभी हमें इसको करना है दोबारा. फाइन. साइड्स जो हैं उनको हम कर देते हैं 3-3. We do it as 3. अब मैं इसको मैश करता हूं दोबारा. मैश 4 to 6 sides, this one और
वही मैसेज आया कि पहले से मैश हुआ है, आप उसको रीमैश करना चाहते हैं। आई सेड यस एंड नाउ इट इज मच मोर रिफाइंड। अब आपके ध्यान में एक क्वेश्चन आना चाहिए, विच मैश साइज शुड बी यूज। मैंने अभी यहाँ पे 20 डिवीजन दिए हैं, मैं यहाँ पे 200 भी दे सकता हूँ। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम मैश साइज? इसके लिए जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा इसमें, तो आपने स्टार्ट ही करना है कि आपने कोई भी मैश साइज या कोई भी एनालिसिस सिर्फ एक दफा रन नहीं करना। आप उसमें एटलीस्ट 3 से 4 मैश टाइप्स जो हैं उनको एनालाइज करेंगे, जहां पे आपको कंसिस्टेंसी मिल रही है रिजल्ट्स के अंदर, दैट इज योर ऑप्टिमम मैश साइज, जो कि आप अल्टीमेटली फाइनलाइज करेंगे। मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं इसकी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू हमने एनालिसिस किया था ना स्टैटिक वाला। आपने एक सिंपल मैश किया, लेट्स गॉट केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आए 200 और उसके अगेंस्ट स्ट्रेस की वैल्यू आई लेट्स सपोज 540 एमपी, ऐसा ही है। आपने वो मैश साइज कर दिया 300 और वैल्यू जो है वो चेंज हो गई 550 एमपी। आपने वो मैश साइज बदल दिया, इट इज नाउ 400 और अब स्ट्रेस आ रहा है 553 एमपी। आपने फिर दोबारा मैश साइज बदल दिया, नाउ इट इज 500 और यहाँ पे वैल्यू अब आ रही है 552 एमपी। आपने फिर बदल दिया, इट इज 600 नाउ और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 552.5 एमपी। अब here I will come to know here नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मैं एक रेगुलर लीनियर वे में चेंज करता जा रहा हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट वैल्यू जो है वो लीनियरली चेंज नहीं हो रही। So what should be the optimal match size for this thing? I will be picking this part. From that onward, results में वेरिएशन जो है वो बहुत कम होती जा रही है। मैं ब्लाइंडली अगर ये पिक कर लूंगा तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू हैव टू स्पेंड मोर कंप्यूटेशनल टाइम फॉर योर एनालिसिस, so it is not wise. So what I have to do, I have to look for optimum mesh size. तो वो mesh जहां से रिजल्ट्स वेरी होना बंद कर दे या कम वेरिएशन आना शुरू हो जाए, दैट इज द ऑप्टिमम मैच साइज यू मस्ट यूज। समझ आ रही है सर? ये हमने मैक्सिमम ली है, मतलब ये मैंने एग्जाम्पलरी आपको बात की है। आप यहाँ पे डिफ्लेक्शंस भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई पैरामीटर वो मैश चेंज करने से रिजल्ट्स में वेरी होना ही होना, क्योंकि रिजल्ट्स किस पे कैलकुलेट हो रही है, नोड्स के ऊपर। एग्रीड? नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज करने से नोड्स वेरी कर रही हैं, जब नोड वेरी कर रही है जिन पे रिजल्ट कैलकुलेट होना है तो रिजल्ट भी वेरी करेंगे। बट वी नीड टू कम टू सम ऑप्टिमम मैच साइज। ठीक हो गया? ओके जी, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो ये मैश बन गया जी। अब इसमें आते हैं सॉल्यूशन फेज, एनालिसिस टाइप, न्यू एनालिसिस। यहाँ पे अब स्टैटिक के बाद सेकंड नंबर पे मॉडल लिखा हुआ है। हमने स्टैटिक कंडक्ट कर लिया, मॉडल अप कर रहे हैं और इसके साथ हमने ट्रांजिएंट को टेकअप कर लिया हुआ। ठीक है, इसको आप ओके कर दें। वी आर हैविंग नाउ एनालिसिस ऑप्शंस। अब ये चीजें फिलहाल अभी आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर की हैं। ये ना मेथड्स हैं जो कि यूज करता है एंसिस टू एक्सट्रैक्ट डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेट्स यूज द डिफॉल्ट वैल्यूज। तो ब्लैंक ब्लॉक लेंथ एग्जॉस्ट मेथड एक डिफॉल्ट मेथड है, ये पिक करेगा। नंबर ऑफ मोड्स टू एक्सट्रैक्ट, कितनी फ्रीक्वेंसी हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हम 10 कर लेते हैं। लेट्स टेक 10 फर्स्ट टाइम। और कितनों को आपने एक्सपैंड करना है, लेट्स टेक 10। ओके, अब ये पूछ रहा है
आई एम ओके कि मैं आपको 10 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई कर दूं, लेकिन वो किस रेंज में होनी चाहिए? क्या आप 0 से 1000 हर्ट्ज के दरमियान में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप 1000 और 2000 हर्ट्ज के दरमियान में इंटरेस्टेड हैं? वेयर इज द लोकेशन ऑफ योर रिक्वायर्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी? अब यहाँ पे इसको रिलेट करें। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये फैन है, इसकी स्पीड है कुछ भी लाइक 100 आरपीएम फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्लो चल 100 आरपीएम के अंदर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए कि यार 0 से 100 आरपीएम के दौरान कोई इसकी स्ट्रक्चरल फ्रीक्वेंसी तो नहीं कर रही। आई विल बी लीस्ट बॉदर्ड कि मैं 100 आरपीएम या 100 डिवाइडेड बाय 60 हर्ट्ज से बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करता हूं। मुझे जरूरत नहीं है उसकी। मेरी ऑपरेटिंग रेंज कहां तक है? 100 तक। दैट हियर कम्स द ऑप्शन, यहां पे आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड को सिलेक्ट करते हुए उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करें। तो मैं भी यहां पे सिंपली 0 से 1000 हर्ट्ज के दरमियान जो भी पहली 10 फ्रीक्वेंसीज आ सकती हैं, आई एम पिकिंग दैट अप। लेट्स कम टुवर्ड्स डिफाइनिंग लोड्स। अब फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट थी? मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, इट इज स्टिफनेस ओवर मास। ऐसा ही है। अब स्टिफनेस ओवर मास जो है ये किसी भी स्ट्रक्चर की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं, एग्रीड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अप्लाइड लोड। जो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड लोड की वजह से आए वी कॉल इट एज फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आए वी कॉल इट एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करनी है ना। डू वी नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल लोड? नो, हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देंगे ताकि इसको कैंटिलीवर की कॉन्फ़िगरेशन दी जा सके। और डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया इसको, एंड इट इज। अब इसके बाद प्रोसेस बहुत आसान है, आप सिंपल जाएंगे सॉल्व करंट लोड स्टेप, ये समरी आ गई, और इसको आप रन कर लें एंड द सॉल्यूशन इज डन। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स रिजल्ट्स। हमने अब रिव्यू करने रिजल्ट समरी, सॉरी। अब रिजल्ट समरी में ये जो पहले सेट आपके पास आ रहे हैं, these are actually calculated frequencies first step, ठीक है। शायद आप रीड ना कर सकते हो। पहली फ्रीक्वेंसी आ रही है 2.6 हर्ट्ज के ऊपर, सेकंड पीसी के ऊपर आ रही है, थर्ड आ रही है 16.214 हर्ट्ज, फोर्थ पीसी के ऊपर आ रही है, फिफ्थ आ रही है 44.6 के ऊपर, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब यहाँ पे एक फीचर हमने देखा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो पेयर्स में आइडेंटिफाई हो रही है, ऐसे ही है, दो का पेयर बन रहा है। एनी रीजन फॉर दैट? नहीं, और बताएं। ये बीम मौजूद है, इसमें कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बताइए पहले मुझे। प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ, सिमेट्रिक प्लेन्स क्या होते हैं? जिस प्लेन के अक्रॉस ज्योमेट्री सेम, ठीक है। अगर मैं इस बीम को नाइफ से यहां से काट दूं, ज्योमेट्री सेम रहेगी लेफ्ट और राइट के ऊपर। अगर मैं इस बीम को नाइफ से यहां से काट दूं, तभी ज्योमेट्री सेम रहेगी। So we are having two planes of symmetry. That is the reason we are having these frequencies in pairs. किसी सिस्टम में तीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो वहां पे ये तीन की कॉम्बिनेशन के साथ आता है। ठीक हो गया? ओके, अब ये वैल्यूज तो ये आइडेंटिफाई हो गई,
अब इसकी मोड शेप हमने विजुलाइज करनी है कि मोड शेप किस तरह की है। अगर 2.6 हर्ट्ज के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी हिट कर जाए तो मोशन होगी कैसी, लेट्स विजुलाइज दैट। रीड रिजल्ट्स, फर्स्ट सेट, प्लॉट रिजल्ट्स, कंटूर प्लॉट, और यहाँ पे हम लोग अब स्ट्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वी नीड टू सी द पैटर्न ऑफ मूवमेंट, तो हम लोग डिफ्लेक्शंस को एड्रेस करेंगे। So if first frequency is being hit, तो मोशन का पैटर्न क्या होगा, it will move up and down like this. Let's see second mode shape. Read results, next set और replot कर दें, तो ये चूंकि सिमेट्रिक था तो इसने एक ही ले आया। नेक्स्ट सेट कर दें, replot, अब इसमें बेंडिंग का पैटर्न जो है वो चेंज होगा। अब यू कीप ऑन प्रेसिंग नेक्स्ट और आपके पास मोड शेप आते जाएंगे, नेक्स्ट, replot, नेक्स्ट, replot। अब ये सेकेंड ऑर्डर बेंडिंग में आ गया कि अगर फिफ्थ फ्रीक्वेंसी एट 44.66 हर्ट्ज पे एक्साइट हो जाए या कोई फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इस बीम पे लग जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी 44 है, तो बीम की मूवमेंट किस तरह की होगी, इट विल बी हैविंग अ रेगुलर मूवमेंट लाइक दिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेट, रिप्लॉट। अब ये ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, ये क्या हो रहा है, मूवमेंट का पैटर्न क्या है, ट्विस्ट, पीछे से बीम को पकड़ा हुआ है और आगे से वो ट्विस्ट होने को यहाँ से कंस्ट्रेंट हुआ हुआ है और यहाँ से इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, इट इज मोस्ट डेंजरस पार्ट। अब इसको मैं कैसे विजुलाइज करूंगा, इसके रिजल्ट्स का फायदा क्या है, मैं शायद अफोर्ड कर लूं कि कोई फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज से बिलो एक्ट कर जाए, क्योंकि उनमें मोशन का पैटर्न इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन मैं कभी भी अफोर्ड नहीं करूंगा कि कोई एक ऐसी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई हो जिसकी वैल्यू 46 हर्ट्ज, बिकॉज़ इन दैट केस जो मोशन का पैटर्न है बड़ा डेंजरस है, इट इज ट्विस्टिंग ऑफ। ठीक है, इस तरह आप लोग डिसीजन लेंगे कि मुझे स्ट्रक्चरल की जो डायनामिक्स है उसको किस तरह प्ले करना, हाउ आई नीड टू प्ले अराउंड विद द डायनामिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर एज पर द गिवन लोड्स एंड बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो ये स्टडी थी जी मॉडल एनालिसिस की। इसको आप चेकअप करते जाएं, नेक्स्ट करते जाएं, तो ये पैटर्न जो हैं वो इसके बदलते जाएंगे। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर मॉडल एनालिसिस पार्ट। इसके अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं जस्ट एज एन एग्जाम्पलरी केस मैं ये करता हूं कि मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं 1000 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के दरमियान फर्स्ट 10 मॉड्स निकाले जाए। एग्रीड? ओके, सॉल्व करंट एलएस, डन। अब इसकी रिजल्ट समरी देखें जरा। तो 1000 से ऊपर वो कहां पे लाई कर रही है, पहली फ्रीक्वेंसी 1047, अगली कौन सी है 1071 पे। अब इसको विजुलाइज कर लें। अब ये मोशन के पैटर्न जो हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। फर्स्ट सेट, रिप्लॉट, यू सी हाउ कॉम्प्लेक्स इज दैट नाउ, कि अब मल्टीपल लोकेशंस पे ऑटोमेटिकली बीम एक्सपैंड भी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है। सो ये मॉड किसी भी सूरत नॉट एक्सेप्टेबल टू। तो मुझे इस बीम पे कभी भी कोई फोर्स ऐसी नहीं लगानी जो कि फ्रीक्वेंसी रखती हो 1047 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब आगे आप इसको विजुलाइज कर किए जा सकते हैं। इट इज गेटिंग वर्स्ट। ये थोड़ा सा इसका मेरा ख्याल है कुछ स्केल ज्यादा हुआ है, बट आई गेस यू गॉट माई पॉइंट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड देन डिसाइड कि कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। अब व्हाट आई वांट टू थिंग्स।
बीम के मॉडल्स आपके पास मौजूद हैं, सेव हुए हैं। अच्छा, सेव करने का काफी लोग पूछ रहे थे कि सेव कैसे करें। फाइल सेव एज, ये वर्किंग डायरेक्टरी मैंने एक डिफाइन की थी डी ड्राइव में एंसिस, और एंसिस के अंदर यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ बीम अंडरस्कोर मॉडल एनालिसिस। ठीक हो गया। अब जब आपने फाइल को ओपन करना है तो क्या करना है, लेट्स सपोज आपने एंसिस ओपन किया, यू आर हैविंग दिस विंडो, फाइल रिज्यूम फ्रॉम, आपने उसी डायरेक्टरी में जाना है जो कि आपने जिसमें सेव किया है, डी एंसिस, और यहाँ पे बीम मॉडल एनालिसिस के नाम से फाइल सेव हुई है। इसको ओके कर, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब जो लास्ट एनालिसिस आपने परफॉर्म किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव्ड है। ऑल यू नीड टू डू इज कि आप उसको रीड कर लें। फर्स्ट सेट प्लॉट नोडल सॉल्यूशन एंड यू कम अगेन। ठीक हो गया जी, इस तरह आप सेव करेंगे। नाउ आई नीड टू थिंग्स। वन थिंग इज के बीम आपके पास पहले हमने नोट किया, सेव होगा, नहीं है तो दोबारा बना लें। आई नीड एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ व्हाट आई डिड। आप उसके नंबर ऑफ मॉड्स एक्सपेक्ट करें, सेटिंग्स देख लेना। और सेकेंडली जो भी टावर्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं, सेकंड मॉडल एनालिसिस जो है आप उसको कवर करें। ये दो काम आप स्टार्ट करें। आई एम अराउंड, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम आगे वाला काम स्टार्ट करें। आई होप दिस इज ओके विद यू। समझ आइए कुछ? प्लीज स्टार्ट करें और फिर हम आगे देखेंगे। चलिए जल्दी आए यार आगे, प्लीज हरी आप। ये सिग्नल क्यों नहीं आ रहा प्लीज? ओके जी, मॉडल एनालिसिस समझ आ गया सबको? अच्छा, अब हम करेंगे एक, क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम, तो आई थॉट कि जितने ज्यादा एनालिसिस टाइप्स हम लोग डिस्कस कर लें उतना बेहतर है, ताकि कम से कम प्रोसीजर आपको पता चल जाए। अभी तक हमने क्या किया, स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस परफॉर्म किया, हमने ट्रस स्ट्रक्चर के एनालिसिस परफॉर्म किए, हमने ट्रांजिएंट डायनामिक एनालिसिस परफॉर्म किया, और आज सुबह हमने मॉडल एनालिसिस परफॉर्म किया। अब इसमें एक स्टेप हम और आगे जाते हैं, एंड लेट्स परफॉर्म अ थर्मल एनालिसिस। टेम्परेचर्स अगर कहीं भी मौजूद हैं तो वो किस तरह प्रोपेगेट करते हैं, हीट ट्रांसफर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। बहुत सिंपल है। मैं इसी तरह यहाँ पे अब सबसे पहले प्रेफरेंसेस चेंज करूंगा, इट विल बी नाउ थर्मल। एलिमेंट टाइप अब डेफिनेटली चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू थर्मल एनालिसिस। अब यहाँ पे देखें, आपको कहीं पे भी सॉलिड 186 नजर नहीं आ रहा, तो हमने 20 नोड 279, यह वो स्पेसिफिक एलिमेंट है जो कि थर्मल एनालिसिस कंडक्ट कर सकता है, या थर्मल लोड्स जो है वो बेयर कर सकता है। ठीक है, तो आपने इसको पिक कर लिया, सॉलिड 279, क्लोज करते हैं इसको। अब इसी तरह इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ थर्मल नजर आ रहा है, थर्मल। अब इसमें आपने क्या कुछ कंडक्ट करना है, इसमें क्या कुछ डालना है, कंडक्टिविटी है,
आइसोट्रॉपिक के की वैल्यू, तो क्या के की वैल्यू होती है फॉर स्टील, इसको याद है? मुझे भी याद नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे 0.5 डाल देते हैं, लेट्स सी, या 300 कर दें। ये मैं कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यूज डाल रहा हूँ, बट पर्पस ये है कि आपको समझ आ जाए। डेंसिटी बता हमें रियल देनी पड़ेगी 8000 एक्सपोनेंट -9। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने दी जी, स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी। ये लिटरेचर में ये वैल्यूज अवेलेबल हैं स्टील के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब एक ब्लॉक जनरेट करते हैं, मॉडलिंग, और बाय ब्लॉक हम इसको मॉडल करते हैं। ये 0 है, ये 0 है, विड्थ इसकी 25 रख दें, हाइट 25, और इसकी जो डेप्थ है वो हम सिर्फ 50 रखेंगे। सो वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ ब्लॉक। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि हम दो डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर्स अलाउ करें, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन टेम्परेचर्स की प्रोपगेशन को हम डिस्कस कर सकें कि विद दिस मच टाइम, अगर यहाँ पे 500 डिग्री की टॉप सरफेस के ऊपर है और हम इसको 10 सेकेंड्स का टाइम देते हैं, तो वो टेम्परेचर किस तरह प्रोपगेट करेगा इन दिस बॉडी, जबकि ये नीचे वाली सरफेस जो है ये 0 डिग्री के ऊपर है। ठीक हो गया? तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें, मैश करें इसको, साइजिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, ये पहले ही इसको 10 दे दें, पांच कर दें, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक आ गया। आप सॉल्यूशन में जाएं, एनालिसिस, न्यू एनालिसिस। तो जिस तरह हमने स्ट्रक्चरल के केस में स्टैटिक और डायनामिक किया, इसी स्टैटिक और ट्रांजिएंट किया, इसी तरह थर्मल के केस में भी हम स्टैटिक और ट्रांजिएंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद ट्रांजिएंट एनालिसिस। डिफाइन लोड, अप्लाई। अब देखो यहाँ पे सिर्फ थर्मल लोड आ रहे हैं, थर्मल, टेम्परेचर। अब ये वो सारा हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट्स हैं, टेम्परेचर, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट फ्लो, एवरीथिंग यू कैन सिमुलेट है। तो टेम्परेचर अप्लाई कर दें जी ऑन एरिया, और एरिया ये वाला है, और हम यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं 500 डिग्रीज का। मैंने टेम्परेचर डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा डॉट नजर आ रहा है जो कि टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह मैं जो बॉटम सरफेस है इसमें मैं ऑल DUF में इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये नीचे वाला सरफेस जो है ये बिल्कुल 0 टेम्परेचर पे आ जाएगा। अब आप इसका लोड स्टेप डिफाइन कर लें। हम इसको 10 सेकेंड्स तक लोड देते हैं और उसके दरमियान 100 इनका स्टेप्स डिफाइन कर लेते हैं। इसी तरह सेकंड स्टेप में जाएंगे 100 रैम्प ऑफ ओके, और राइट लोड स्टेप 1 यहाँ पे लिख। अब इसी तरह अगर आप चाहें तो जिस तरह हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डिफरेंट लोड्स अप्लाई किए थे, इसी तरह थर्मल के अंदर भी आप डिफरेंट लोड अप्लाई कर सकते हैं। लाइक पहले 10 सेकंड में ये सरफेस हीट हो रही है और आखिरी 10 सेकंड में ये नीचे वाली सरफेस हीट हो रही है। तो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन मैं भी इसको एज इट इज रन करूंगा। मैंने पहला सिर्फ एक लोड स्टेप डिफाइन किया है। आई होप यू आर गेटिंग मी, मैं क्या करने जा रहा हूँ, समझ आ रही है? तो ये पहला लोड स्टेप डिफाइन कर लिया और इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करंट LS, सॉरी करंट नहीं, इसको मैं लोड स्टेप फाइल से करूंगा फ्रॉम 1 till 1।
तो ये सारा सॉल्व हो गया। अब मैं जाऊंगा इसके रिजल्ट समरी में। सॉरी, कुछ इसमें मिस्टेक है। ओके, मैंने ये सेटिंग्स नहीं की। ऑल आइटम्स एवरी सब स्टेप एंड ऑल आइटम्स एवरी सब स्टेप। इसको दोबारा सॉल्व करें। So what I did wrong कि मैंने लोड स्टेप ऑप्शन में जाके सेटिंग्स करते हैं, लोड स्टेप फाइल आपने हर सब स्टेप पे राइट करनी है, रिजल्ट्स फाइल आपने हर सब स्टेप पे राइट करनी है, वो मैंने मिस कर दी थी, इसलिए सिर्फ आखिरी लोड स्टेप का रिजल्ट शो कर दिया गया। बट नाउ आई हैव आस्क्ड एंसर्स के हर लोड स्टेप के अगेंस्ट मुझे रिजल्ट चाहिए। तो अब आई एम हैविंग लॉट ऑफ सब स्टेप्स अवेलेबल, इसमें से 10th को आप रीड कर लें। फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट्स बाय पिक, तो 10th को रीड कर लें, क्लोज कर दें। तो पैटर्न अब क्या बन रहा है कि टॉप सरफेस जो है वो तो 500 टेम्परेचर के ऊपर मौजूद है और ये प्रोपेगेट कर रही है, लेकिन अभी फर्स्ट 10 सब स्टेप जो है या 1 सेकंड के बाद वो प्रोपेगेशन अभी पूरी हुई नहीं। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे कितना लिखा आ रहा है? 50 लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म। और अगर मैं इसमें लास्ट सेट पे चला जाऊं तो लास्ट सेट पे अब यहाँ पे मेरे पास 500 आ रहा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि 500 टेम्परेचर जो है वो 10 सेकंड के अंदर इस सरफेस के ऊपर अप्लाई हो गया और उस अप्लाई होने के साथ ही उसने नीचे की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि अब हम टेम्परेचर्स को रिमूव कर दें और इसको इसी तरह रहने दें फॉर लेट्स सपोज 1 मिनट। तो आप उसका एनालिसिस या बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि अब आपने हीट सोर्स वहां से उठा लिया और अब आप मटेरियल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अब ये मटेरियल इस टेम्परेचर को कितना बेयर कर रहा है, फर्दर हीटिंग अब नहीं हो रही। हमने याद है पहला क्या किया था एनालिसिस ट्रांजिएंट स्टैटिक में, हमने उसको हिट करके रिमूव कर दिया था। दूसरा लोड स्टेप जो डिफाइन किया था उसमें कोई भी लोड अवेलेबल नहीं था और हमने स्ट्रक्चर को फ्री छोड़ दिया। तो यही काम आप ट्रांजिएंट में भी कर सकते हैं। अब आपने पहला लोड स्टेप डिफाइन कर लिया कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड टॉप सरफेस से नीचे प्रोपेगेट करे। सेकंड लोड स्टेप आप डिफाइन कर सकते हैं जहां पे टेम्परेचर सोर्स को आप डिलीट कर दें और थोड़ा टाइम अलाउ कर दें तब ये कूल डाउन हो जाए, जैसे भी वो भी पैटर्न आपको आइडेंटिफाई हो सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं, टाइम टू समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। ये पर लेकिन उसमें उसका प्रोसेस जो है वो सारा इसी किस्म का होगा जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो ये सिंपल है एनालिसिस, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर है तो मुझसे पूछ लें। मैं अभी स्ट्रेट अवे एक और फीचर डिस्कस करूंगा और फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, कुछ है इसमें कोई क्वेश्चन और बताइए। अब हम क्या करते हैं जी कि एक एल शेप ब्रैकेट बनाते हैं। नजर आई है आपको यहाँ से? नहीं है? चलो भैया बनाता हूँ।
अभी तक हमने अगर एलिमेंट टाइप्स को देखें तो हमने अभी तक शेल एलिमेंट को यूटिलाइज नहीं किया, ऐसा ही है। तो शेल को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। ये एक एल शेप ब्रैकेट है जो कि नॉर्मली दीवारों के साथ लगाई जाती है और उसके ऊपर उसके दरम्यान में एक रिब है। तो इस रिब को हमने अब एनालाइज करना है फॉर अ गिवन लोड। अब ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है मॉडलिंग। हमने अभी तक दो मेथड स्टडी किए। एक में हम सिंपली ब्लॉक जनरेट कर देते हैं ऐसे ही बाय वॉल्यूम, और दूसरे हमने क्या डिस्कस किया था कि हम की पॉइंट के थ्रू मॉडलिंग करना शुरू करें। अब ये वाला पार्ट जो है ये की पॉइंट के थ्रू हम इसको मॉडल करेंगे। की पॉइंट से हम एरिया बनाएंगे, एरिया को पहले मैश करेंगे और उस मैश एरिया को एक्सट्रूड करके वॉल्यूम जनरेट करेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, हम सबसे पहले की पॉइंट जनरेट करेंगे, की पॉइंट से लाइन बनेगी, लाइन से एरिया बनेगा, ये वाला फ्रंट एरिया से दिस पार्ट। जब ये मैश्ड एरिया बन गया तो हम इस मैश्ड एरिया को एक्सट्रूड कर देंगे टुवर्ड्स दिस साइड और हमारे पास मैश्ड वॉल्यूम जनरेट होगा। ये एक और टेक्निक है टू वर्क इन एनसिस मॉडल। डायमेंशंस क्या होंगे जी इसके वो देख लेते हैं। लेट्स टेक दिस एज 0 0। इसमें हम अभी z एक्सिस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ एक प्लेनर एरिया मॉडल करना है। दिस इज 0, हम इसको कर देते हैं मीटर्स में मॉडल करते हैं। दिस इज 1 0, दिस इज आल्सो 0 1, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम ले लेते हैं 0.1 0। ये वाला जो पार्ट है इट विल बी 0,1, और ये वाला जो पार्ट है इट विल बी 0.1, 0.1, और ये बन जाएगा 1, 0.1, 1। अब ठीक है जी। और ये भी जो डायमेंशन है लेट्स टेक इट एज 2 मीटर्स, और ये जो हाफ बन रहा है यहाँ पे हम इसको 1 मीटर कंसिडर कर देते हैं। इसको जरा ड्रॉ कर लें अपने पास, फिर आगे चलते हैं। ड्रॉ हो गया जी। चले अब इसको जरा मॉडल करना स्टार्ट करते हैं।
मैं यहाँ पे ना दो डिफरेंट एलिमेंट टाइप्स दूंगा, लेकिन वो मैं दूंगा कमांड प्रॉम्प्ट से जाके। वो कैसे लिखेंगे? एलिमेंट टाइप में आप लिखेंगे ET, कॉमा 1, कॉमा शेल 63। ये शेल एलिमेंट है। ET स्टैंड्स फॉर एलिमेंट टाइप, कॉमा 1 मीन्स नंबर 1 और शेल 63 उसका नंबर है, एंटर कर दें। और दूसरा आप डिफाइन करें ET, कॉमा 2, कॉमा सॉलिड 73। तो आप यहाँ पे देखें ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे एड अप हो चुके हैं। मटेरियल प्रॉपर्टीज, हमने ये चूंकि इसको मीटर से मॉडल करना है, तो इट विल बी 200 एक्सपोनेंट 9, पॉइसन रेशियो इज 0.3 और डेंसिटी आ जाएगी 8000। मॉडलिंग में जाएं, की पॉइंट इनएक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी की पॉइंट नंबर 1 जो है किस पे जाएगा? 0,0,0 अप्लाई। सेकंड किस पे जाएगा? आपके पास है फिगर, कोई एक बंदा बताता जाए मुझे। हाँ, 1,0 अप्लाई। उसके बाद 0.1, ठीक है। हाँ गलती हो गई यार, सॉरी, इसको डिलीट करें। आप बताइए जी, की पॉइंट नंबर 1 कहाँ पे लाई कर रहा है? 0,0,0 पे। 2 कहाँ पे लाई कर रहा है? 1,0। 3 कहाँ पे लाई कर रहा है? 4th कहाँ पे है? 5th कहाँ पे है? और 6th कहाँ पे है? हाँ, 0,1। बस यही है। ये एक और आएगा, मैंने मिस कर दी है, वो इस जगह पे आएगा, ठीक है, इस लोकेशन पे। वो क्या बनेगा? 7 और ये आ जाएगा 0.1, 0। एक यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गए? ये सारे पॉइंट्स नजर आ गए हैं। इसको आप लाइन से ज्वाइन करें। तो ये हमारे पास 3 एरियाज जो हैं वो डेवलप हो गए। एग्रीड? आप इन तीनों एरियाज के ऊपर तीनों लाइंस के साथ तीनों एरिया की लोकेशन पे जो लाइंस हैं उनको आप एडअप करें। एरिया आर्बिट्रेरी बाय लाइंस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास 3 एरियाज बन गए। हमने पहले की पॉइंट लगाए, की पॉइंट से 3 एरियाज बनाए, लाइंस बनाई, लाइनों से हमने एरियाज बना दिए। अब हम इसको मैश करते हैं। So we got area mesh now available। अगर आप घुमा के देखें तो ये सिर्फ एक एरिया जिसको हमने मैश कर ली, ठीक है। अब इस मैश एरिया को
हम एक्सट्रूड करके मैश वॉल्यूम जनरेट करेंगे, ठीक है। मॉडलिंग, ऑपरेट, एक्सट्रूड और एलिमेंट एक्सट्रूजन ऑप्शंस। अब जब ये एक्सट्रूड होगा तो एलिमेंट टाइप कौन सा इस्तेमाल होगा, शेल का कि सॉलिड का? सॉलिड का। और जब आप इसको एक्सट्रूड करें तो अलोंग द लेंथ डिविजन कितनी आनी चाहिए वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। हम इसको दो पार्ट्स में एक्सट्रूड करेंगे, 1 मीटर एंड देन 1 मीटर, दो हिस्सों में। एरियाज बाय एक्स वाई जी ऑफसेट, यहाँ पे अभी ऑप्शन मौजूद हैं कि हमने एरिया को एक्सट्रूड करना है और एक्स वाई जी ऑफसेट को पिक करेंगे। अभी किस डायरेक्शन के अंदर ये तीनों एरियाज पिक कर लिया आपने, किस डायरेक्शन के अंदर हमें एक्सट्रूड करना पड़ेगा इसको? नेगेटिव जी के अंदर, ठीक है। तो -1 यहाँ पे ले, ठीक हो गया, ओके कर दें इसको। तो ये आपके पास मैश वॉल्यूम जनरेट हो। अब इसी तरह हम इसको 1 मीटर और एक्सट्रूड करते हैं, वो कैसे होगा? बाय एक्स बाय जी। अब कौन से हमें एरिया को पिक करना है? अब ये वाला, ये और ओके, और ये भी हमने -1 और एक्सट्रूड कर दिया। सो नाउ वी आर हैविंग दिस पार्ट। अब अगर आप प्लॉट वॉल्यूम करें तो यहाँ पे अब एक डिवीजन मौजूद है, ये वो डिवीजन है जहां पे हमने रेब बनानी है, ठीक हो गया। प्लॉट एलिमेंट्स कर दें। एक टिप यहाँ पे ये है कि जो भी एरिया मैश करें और एरिया मैश से जब वॉल्यूम बन जाए तो इट इज मैंडेटरी कि आप उस एरिया मैश को डिलीट करें, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी हैविंग प्रॉब्लम। मैशिंग, क्लियर एरियाज और पिक ऑल कर दें। तो ये जो भी एरियाज मैश हुए हुए थे वो वहां से डिलीट हो गए। नाउ वी आर हैविंग ओनली वॉल्यूम मैश जो कि हमारे पास मौजूद है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? एरिया मैश जो है, जहां पे भी आपने एरिया को यूज करते हुए वॉल्यूम मैश क्रिएट करना है, जब वो क्रिएट हो जाए तो फिर आपने उस एरिया को क्लियर कर देना है या उसकी मैशिंग को क्लियर कर देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इट विल बी हैविंग एरर इन योर प्रॉब्लम, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस पार्ट टू दिस पार्ट, और ये 3 लाइनों से मैं एक एरिया जनरेट करता हूं। पहली लाइन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, ओके। तो ये मेरे पास एक रिप जनरेट हो गई। लेकिन अब इसका कलर भी पर्पल है, इसका ग्रीन है, मतलब क्या है कि दिस इज ऑल मैश बट दिस इज नॉट मैश। तो अब एरिया को मैश कर लें। अब एरिया मैश कर रहे हैं तो जो आपका एलिमेंट टाइप है वो कौन सा होना चाहिए? शेल। मैश एरिया, इसको हमें फ्री करना पड़ेगा। तो ये हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये एरिया जो है ये भी मैश हो गया है। तो बट वी आर हैविंग नाउ एक सॉलिड मैश भी मौजूद है एल शेप की फॉर्म में और साथ एक एरिया मैश भी मौजूद है। लेकिन हमें अब इस एरिया मैश की कोई थिकनेस असाइन करनी है। रेप जो है वो एक पेपर तो नहीं होता, उसकी कोई थिकनेस होती है ऐसे ही। तो थिकनेस कैसे असाइन होगी? रियल कांस्टेंट, ये चीजें अभी पहले आपने नहीं सीखी थी तो इसको जरा ध्यान से समझो। रियल कांस्टेंट, ऐड ऐड, शेल का हमने ऐड करना है, शेल ऐड अप कर दें, ओके। और
शेल थिकनेस अब आपने यहाँ पे असाइन करनी है। मैं वो थिकनेस असाइन करता हूँ 0.05। ठीक हो गया, और इसको ओके कर दें। उसी तरह सॉरी इसी तरह आप इसके स्टाइल में जाके साइज एंड शेप को ऑन कर दें। तो अब ये यहाँ पे एक थिक रिब जो है वो इंडिकेट हो रही है। इसकी थिकनेस आप और बढ़ा लें थोड़ी सी। रियल कांस्टेंट पहला डिफाइन हुआ है, इसको एडिट करेंगे, इसको भी ओके कर दें। तो आप इसको 0.1 कर दें और रीप्लॉट करें, तो थिकनेस अब इसकी बढ़ गई। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ रही है। अब हमारे पास मॉडल रेडी हो गया। हमने किया क्या कि हमने ये एल शेप जो स्ट्रक्चर है इसको सॉलिड से हमने कंस्ट्रक्ट किया, और उसके बीच में जो रिब है उसको हमने शेल से कंस्ट्रक्ट किया। अब इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं। लोडिंग सिनेरियो कुछ यूं है कि लेट सपोज ये नीचे वाली सरफेस जो है इसकी दैट इज कंस्ट्रेंट, और वर्टिकली इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है। अल्टीमेटली वो लोड कहाँ पे जाएगा? इट विल बी borne by this rib। तो ये सिनेरियो है, इसको आप लेके चलते हैं। ये स्टैटिक ही है हमारे पास। डिफाइन लोड, अप्लाई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट ऑन एरियाज। तो ये जो नीचे वाले एरियाज हैं प्लॉट वॉल्यूम कर लें बेशक। दिस वन एंड दिस वन, ये आप पिक करके इनको ऑल DUF में कंस्ट्रेंट कर दें। और अब हमने फोर्स अप्लाई करनी है। तो फोर्स अप्लाई कहाँ पे होगी? वो इस कॉर्नर वाले नोट्स के ऊपर आएगी। यही बनता है ना कॉर्नर, ये देखें यही बनेगा ना कॉर्नर सारा। ठीक है, फोर्स ऑन नोट्स, बॉक्स पिक करें और ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करें। कितने नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं? 21। तो जो भी वैल्यू हम अप्लाई करेंगे उसको 21 से डिवाइड करना है। एक्सिस कौन सा होगा? एक्स एक्सिस नजर आ रहा है ना? आप यहाँ अप्लाई कर दें 1000 डिवाइडेड बाय 21। ओके, तो ये यहाँ पे लोड भी डिफाइन हो गया। समझ आ रही है? इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करंट LS। ओके, सॉल्यूशन इज डन। अब यहाँ पे देख लो, नीचे वाली सरफेस जो पूरी कंस्ट्रेंट है, ऊपर से लोड अप्लाई हो रहा है, और एवरीथिंग विल बी बोर्न बाय दिस रिब। क्या चीज? ये कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स जो अप्लाई किए आप। अब उसके रिजल्ट्स देखें। स्ट्रेसेस, von Mises। ओके, सो वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस सॉर्ट ऑफ फिनोमेना। क्या ये ऐसा ही होना चाहिए था? बताओ भाई। यहाँ से हमने पूरा कंस्ट्रेंट किया हुआ है और साइडें ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, स्ट्रेस जो है वो इन जगहों पे बिल्डअप। अब इसकी थिकनेस हम जरा कम करते हैं। रियल कांस्टेंट में जाके इसको एडिट कर लें। हम इसको दोबारा 0.05 कर देते हैं। प्लॉट एलिमेंट्स कर दें। अब थिकनेस कम हो गई है, चूंकि हमने इसको रीमेश नहीं किया इसलिए तमाम के तमाम लोड्स इस पे स्टिल लगे हुए। हमने सिर्फ इसको रीरन करना है। सॉल्व करंट LS। ओके, अब दोबारा स्ट्रेस प्लॉट करते हैं। तो अब थिंग्स आर मच मोर सिवियर। रिफ्लेक्शन प्लॉट कर लें। अब रिफ्लेक्शन यहाँ पे कोई 0.3 एक्सपोनेंट 5 के करीब आ रही है। एंड्स आर बीइंग रिफ्लेक्टेड। सो दिस इज हाउ। अब अगर ये आपने इसको ऑप्टिमाइज करना हो इस रिजल्ट को, व्हाट यू विल बी डूइंग, आप इस रिब थिकनेस को
कम या ज़्यादा करके एनालिसिस रीरन कर लें और जो स्ट्रेस आ रहे हैं उनको यील्ड स्ट्रेंथ से कंपेयर करें एंड यू विल इंश्योर कि ये क्या सेफ है या नहीं। तो मेथडोलॉजी हमने इसमें डिफरेंट डेवलप की। हमने क्या किया, मैं दोबारा सारा सीक्वेंस रिपीट करता हूँ। हमने सबसे पहले की पॉइंट डिफाइन किए, की पॉइंट्स के बाद उससे लाइंस बनाई और लाइंस के बाद उससे 3 एरियाज डेवलप किए। एग्री? उन 3 एरियाज को हमने एक्सट्रूड किया अप टू 1 मीटर, सॉरी उसको पहले मैश किया। तो मैश एरिया को फिर हमने 1 मीटर एक्सट्रूड किया, हमारे पास एक हाफ पार्ट जनरेट। फिर हमने दोबारा एरिया सेलेक्ट करके उनको दोबारा एक्सट्रूड किया 1 मीटर, तो वी गॉट दिस पार्ट अवेलेबल। फिर हमने क्या किया कि हमने मैश्ड एरिया को डिलीट कर दिया और यहाँ पे एक रिप डेवलप, और वो रिप को किससे मैश किया? शेल 63। मॉडल रेडी हो गया। ये पार्ट बना सॉलिड एलिमेंट से और ये पार्ट बना शेल एलिमेंट, और इसके नीचे वाली सरफेस को कंस्ट्रेंट करते हुए हमने यहाँ पे लोड अप्लाई कर दिया एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। समझ आ रही है? ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी इसको आप लोग दोनों एनालिसिस हमने टेकअप किए हैं, वन इज थर्मल एंड द अदर वन इज ये जो शेल वाला एनालिसिस है। इनको आप लोग प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए जी। हाँ, वो एक एरिया इसलिए वो थोड़ा सा हमारी एनसीसी कंस्ट्रेंट है। एनसीस जो है ना वो एरिया, ये जो मैशिंग है, मैशिंग एक क्लोज लूप में करता है। इस क्लोज लूप में 4 लाइंस अवेलेबल, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4 साइड्स। एटलीस्ट आपके पास 3 या मैक्सिमम 4 होनी चाहिए। अब अगर हम इसको इसका बना लेते, ये डिफरेंट पार्ट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, तो ये वो क्राइटेरिया पूरा नहीं होता था। हमें फिर इसका सोल्यूशन हमारे पास था कि हम फिर ये मैप मैशिंग को छोड़ते हुए हम फ्री मैश कर लेते और फ्री मैश हो भी जाना। तो जस्ट टू अवॉइड दिस पार्ट हमारे पास 4 लाइंस से बना हुआ एरिया मौजूद हो ताकि उसकी मैशिंग आसानी से की जा सके। दैट इज व्हाई वी डिवाइडेड दीज एरियाज इनटू 3। ये रीजन है। अब ये थोड़े से ना ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये आप लेक्चर में कभी नहीं सीख सकते। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मसाइल आएंगे, उनका हल तलाश। मैंने क्या कोशिश की है कि आपको इन एनालिसिस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो समझा दिए जाएं ताकि आपको पता हो कि आपने ट्रांजिट एनालिसिस परफॉर्म कैसे करना है, हीट ट्रांसफर किस तरह करना है, आपने एनालाइज करनी है, मॉडल एनालिसिस परफॉर्म किस तरह करना है। तो बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज की तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो जितने इनपुट करते जाएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसके अलावा? चले प्लीज, ब्रेक का क्या प्रोग्राम है? 1:30 बजे। चले 5-10 मिनट है, स्टार्ट करें, या हो गया टाइम मेरा ख्याल। चले ब्रेक लें, फिर उसके बाद बाकी चीजें देखें।